जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम 10,000 प्लस एमसीक्यू की दिशा पब्लिकेशन की बुक के प्राचीन भारत के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, उसकी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 10th क्वेश्चन तक निपटा लिया था, अब हम 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व क्यों माना जाता है, इसका महत्वपूर्ण कारण बताना है। तो जब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृतभांड थे वो अलग थे, और जबकि जो आर्य सभ्यता के मृतभांड थे वो अलग थे। आर्यों ने क्या किया था कि ये धूसर मृतभांडों का प्रयोग किया करते थे। धूसर मृतभांड ये कहने का अर्थ है कि जब मिट्टी को इतनी देर तक पकाया जाए कि उसका कलर राख के जैसा हो जाए, या उसे राख ही मान लेते हैं, तो उसको 600 डिग्री सेल्सियस तक ये लोग पकाते थे। तो इस तरीके से पकाते थे कि उसका कलर राख जैसा हो जाए, तो उसे हम धूसर मृतभांड कहते थे। फिर उसके बाद पे उस पर ये चित्र बनाया करते थे और आकार किसी भी आकृति को दे देते थे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, लाल और मतलब लाल चिकनी मिट्टी को लेते थे, उससे बर्तन बनाते थे। उस फिर बर्तनों पर चित्रकारी किया करते थे, काले रंग से कुछ भी आकृति बना रहे हैं, और जानवरों के भी चित्र बनाया करते थे वो। तो ऐसा ही आपको एक मृतभांड यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर चित्र देखने को मिलेगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? जैसा कि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पशुपति नाथ जी की एक मुहर मिली है। ऐसे चौकोर आपने देखी होगी मुहर, पिछले वीडियो में दिखाई थी। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, इधर साइड आपको वो मुहर दिखाई देगी, और साथ साथ में मातृदेवी की मूर्ति जो इधर आपको दिखाई देगी, मातृदेवी की मूर्ति इस साइड मातृदेवी की मूर्ति दिखेगी। तो मातृदेवी की मूर्ति और जो पशुपति नाथ जी की मूर्ति मतलब सिक्के मिलने से ऐसा अनुमान लगता है कि मूर्ति पूजा जो है पूर्व आर्य से शुरू थी, क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों से पहले हुआ करती थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें पढ़ के देख सकते हैं, वही सेम बातें लिखी हुई हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पाकालीन सभ्यता थी है कहाँ पर है? तो हम इसको मैप के द्वारा देखेंगे। तो चलते हैं मैप पर। तो जैसा कि आप मैप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रंगपुर दिखाई देगा, यहाँ पर रंगपुर दिखाई देगा। तो आप रंगपुर देख सकते हैं कि ये रंगपुर कहाँ पर है। तो आज का अभी अगर आप देखते हैं गुजरात का मैप, तो आपको पता चलेगा कि ये रंगपुर गुजरात की सौराष्ट्र प्रदेश में है। तो चलते हैं अपने आंसर पर। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर। अगला क्वेश्चन है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पंजाब में स्थित है। लेकिन हम इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, यानी जो कि 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, तक चली थी। तो इसमें कौन कौन से स्थल आए थे, तो उसका मैप देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं कि ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में जो शहर या गांव, शहर तो बसे नहीं थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ये उस समय की पहली शहरी सभ्यता थी। फिर उसके बाद में कोई शहर नहीं बसे। फिर उसके बाद में 1000 साल तक इन्हीं गांवों में गुजारा चलता रहा। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व के आसपास से धीरे धीरे शहरों का विकास होने लगता है, जैसे कि महाजनपद काल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे ये आरंभिक हैं। हम आरंभिक वाले आपने देख लिए, ये आरंभिक हैं, ये आरंभिक हैं, और ये वाले उत्तर मतलब बाद वाले हैं, कि जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के बाद वाले क्षेत्र हैं, उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र। यहाँ पर आप झुकर देख सकते हैं, स्वात देख सकते हैं, समाधान एच, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमने अपना ये देख लिया कि 14 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, यानी दधेरी जो प्लेस है ये पंजाब में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बहुत जानकारी दी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कालीबंगन भी संबंधित है, रोपड़ भी है और लोथल भी है। तो पाटलिपुत्रा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो ये नॉर्मल बात थी, इसमें तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ये देखिए, आपने पिछली बार भी यही क्वेश्चन देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो जैसा कि हमने आपको उस टाइम एक दिखाया था मोहर टाइप की, जिसमें पशुपति नाथ जी का वो था, फोटो था। तो उसको आज के भगवान शिव यानी रुद्र अवतार से कनेक्ट किया जाता है, तो इसलिए वो पशुपति नाथ जी की पूजा करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। किसी को पता नहीं है कि क्या करते थे वो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो
आप यहाँ पर आप फोटो एक देख सकते हैं, तो जिसमें आपको दिखाई देगा कि राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जी की, मतलब उन्हीं लोगों की सहायता से ये सब चीज़ें संभव हो पाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु किस धातु का प्रयोग किया। तो कोई दिमाग नहीं लगाना, मान लिया कि आपने पढ़ा ही नहीं कुछ भी, तो आप सोचिए कि सबसे पहले लोहे की तो खोज हुई ही नहीं थी। आखिरकार जैसे कि हमें सोना या चांदी निकालना है, तो सोना और चांदी निकालने के लिए हमें खनन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी खोदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए किसी न किसी औजार की ज़रूरत पड़ेगी। तो औजार के लिए हमें किसी न किसी धातु की ज़रूरत पड़ेगी औजार बनाने के लिए। तो वो सबसे पहले तांबा धातु थी, जिसके द्वारा कि औजार बनाए गए और फिर धीरे धीरे खनन आरंभ हुआ, जिससे कि मनुष्य सोना और चांदी से परिचित हो पाया। फिर आप जैसा कि जानते हैं कि लौह क्रांति होती है हमारी 600 ईस्वा पूर्व। 600 ईसा पूर्व लौह क्रांति मतलब लोहे का प्रयोग बढ़ जाता है। जबकि हम अगर देखते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग आरंभ हो जाता है। 1000 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग आरंभ हो जाता है और 600 ईसा पूर्व में लोहे की मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ जाता है, जिससे कि आप देखते हैं कि शहरों का विकास, महाजनपद काल बनने लगते हैं, जनपद फिर महाजनपद, ऐसे काल बनने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। तो आप इसको मैप के थ्रू फिर देख सकते हैं। तो जैसा कि वहाँ के हमारे 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर तो आप जानते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश के पास में, मतलब दिल्ली के बगल में है, उत्तर प्रदेश के इलाके में आता है। तो वो तो हो नहीं सकता क्योंकि घग्गर नदी हरियाणा और मेनली पंजाब में ही बहती थी। और दूसरा ऑप्शन है हमारा लोथल। तो लोथल को आप देख सकते हैं कि लोथल कहाँ पर है, यहाँ एकदम नीचे है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाता है। फिर तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को तो आप देखना कि सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर। तो ये मोहनजोदाड़ो हो गया, तो हमारा तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाता है। इसी तरीके हमारा चौथा ऑप्शन बचता है बनवाली। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बनवाली, यहाँ पर जो है, तो इसको आप देख रहे हैं कि एक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये घग्गर की सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो जिसे सरस्वती भी बोला जाता है कभी कभी। तो चलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बनवाली सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से निम्न स्थानों पर किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो जैसा कि हमें ये जो मुद्रा है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक बैल बना हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें अधिकतर एक सिंगी जानवर का चित्र मिलता है, और हाथी, बैल और जानवर और राक्षस टाइप के कुछ जीव भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाई देगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कितने कितने लोग मिलते हैं हमको वहाँ पे। और साथ साथ में मोहनजोदाड़ो से जो हमें मिलता है, तो वो कुबड़ वाला फोटो मिलता है, उसका भी आपको एक चित्र दिखाई देगा यहाँ पर सामने। तो आप उसे भी देख सकते हैं आसानी से, आपको बेहतर समझ हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती। ये तो कोई भी होगा आसानी से बता देगा अगर जिसने मैपिंग कर रखी है। तो भारत, चीन, पाकिस्तान को छोड़ दो, आप अफगानिस्तान काट दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की स्थल एवं उनकी स्थिति के संबंध में हमें जानकारी देनी कि क्या क्या सही है क्या गलत है, मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें सारे ही सुमेलित नहीं है। मांडा आपको कहाँ लगता होगा, मांडा जम्मू कश्मीर में है, कालीबंगन राजस्थान में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो ये तीनों ही सुमेलित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो धौलावीरा है वो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। वैसे तो जल निकास प्रणाली के लिए पूरा हड़प्पा सभ्यता ही प्रसिद्ध है, लेकिन जो धौलावीरा है वहाँ पर जल निकास प्रणाली के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत से जलाशय मिले हैं, जो कि इस बात का संकेत करते हैं कि उस समय सिंचाई के लिए उन जलाशयों का प्रयोग किया जाता होगा। संभवतः उन जलाशयों का प्रयोग किया जाता होगा। और ऐसे ही हमें उसके नहरों के भी प्रमाण मिलते हैं कि नहरों का प्रयोग किया जा सकता होगा। हो सकता है कि हम लोग उनको नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि उनमें गाद भर गई, गाद यानी सिल्ट। अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको सिल्ट के बारे में जानकारी होगी। सिल्ट यानी जो कूड़ा कचरा, ये सब चीज़ें, या मिट्टी हम जिसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी। तो इसमें तो दो चीज़ें तो पहले काट देने वाली हैं, धर्मतंत्री वाली, क्योंकि धर्मतंत्री की बात ही नहीं होनी यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब शहरों का विकास होता है तो आप जानते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये पहली भारतीय शहरी सभ्यता थी। तो जहाँ पर शहरों का विकास होता है वहाँ पर धर्म का वर्चस्व धीरे धीरे घट जाता है। तो धर्म के वर्चस्व से घटने से ही तो धर्मतंत्री व्यवस्था कट जाती है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं।
लेकिन अगला आता है पंथ निरपेक्ष। तो जैसा कि आप देखते हैं कि ये जो लोग रहते थे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में, तो इनका कोई धर्म तो अलग अलग था नहीं, तो इनको सेकुलर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और उस समय धर्म निरपेक्ष यानी जो पंथ निरपेक्ष है शब्द, इस जैसे शब्द की कोई उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी उत्पत्ति तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री में मानी जाती है। ऐसे ही अगला ऑप्शन है अपना कुलीन तंत्री। कुलीन तंत्री जिसको हम कह सकते हैं अरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्ची। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ प्रमाण भी हैं। तो उसका पहला प्रमाण ये है कि जैसे कि आप देखते हैं कि जो शहर थे, मतलब जो पूरा भी कोई अगर हम हड़प्पा लेते हैं तो हड़प्पा भी हर जो शहर था वो 2 भागों में डिवाइड था, एक ऊंचा शहर, एक निचला शहर, एक ऊपर का शहर, एक नीचे का शहर। तो एक छोटा शहर था, एक बड़ा शहर था, और सारी दुर्ग रही, मतलब सब में दुर्ग था। केवल जो धौलावीरा प्लेस है उसमें 3 भागों में बटा हुआ था शहर, मतलब जो सारे प्लेस थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन जो धौलावीरा था वो 3 भागों में बटा हुआ था। उसमें एक ऊपर का प्लेस, एक नीचे का प्लेस, एक मध्यम का प्लेस, ये 3 तरह के थे धौलावीरा में, और सब में था ऊपरी शहर, निचला शहर। तो इस तरीके से हमारा कुलीन तंत्री आंसर इसका सी राइट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिसमें कि हमें कथन पर विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है, सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। तो ये बात सही है, क्योंकि सड़कें हमेशा सीधी नहीं होती थी और ना ही हमेशा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पर मुख्यतः या अधिकतर हम कह सकते हैं कि हमें यही चीज़ें, ये पद्धति देखने को मिलती है कि सड़कें हमेशा सीधी होती थी और समकोण पर काटती थी, लेकिन हमेशा नहीं देखने को मिलती, मुख्यतः देखने को मिलती है। अगला हमारा कि एक असाधारण विशेषता यह थी कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान होता था। तो जैसा कि अगर आपने ईंटों के आकार के बारे में पढ़ा है तो 4:2:1 का आकार था, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का आकार ऐसा था। तो इस तरह की ईंटें हुआ करती थी। तो हमारे यानी दोनों कथन सही हैं, यानी औसत आकार जो था इनका एक समान था, इसका दोनों कथन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो इसको आप मैप से जरूर देखिए कितने मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम मैप पर आ चुके हैं, तो हमने जैसे कि कहा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन पे जरूर करिए। तो ये आपको कोटदीजी दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस कोटदीजी के पास में ढूंढिए कि कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और ऑप्शंस में, एक मिनट, ऑप्शन में सबसे पहले तो यहीं पर मोहनजोदड़ो ये ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल मोहनजोदड़ो ही राइट होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो सबसे नज़दीक है, और किसी को भी देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से नज़दीक कोई नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। हड़प्पा तो आप देख रहे हैं कि हड़प्पा काफ़ी ऊपर है एकदम, और यहाँ मोहनजोदड़ो है यहीं पर, ये हमारा कोटदीजी है। तो इस तरीके हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि हमारा दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की एक साक्षी रही है। तो नगरों की यहाँ एक साक्षी रही, ये सही बात है कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता है भारत की। और दूसरा है, विश्व की भी कही जा सकती है। और दूसरा है, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि का प्रथम संकेत मिलता है। तो जैसा कि अभी आपको यहाँ पर एक चित्र शो होगा, तो जिसमें कि आप ऊपर साइड देखेंगे, ऊपर साइड देखेंगे, ऊपर साइड, तो आपको दिखेगा कि दाईं साइड जो है, मतलब दाहिनी ओर थोड़ा फैला कर लिखा है, और जब इधर किनारे ओर आते हैं तो ये थोड़ा सा सकरा हो जाता है। जैसे कि आप कभी भी ध्यान दीजिए कि जब आप लिखना आरंभ करते हैं, इधर से लिखना आरंभ करते हैं, मान लिया आपके पास एक ही लाइन है, तो यहाँ से आप बड़ा लिखना शुरू करेंगे, लेकिन फिर जब आपको पता चलेगा कि आपके पास जगह कम हो रही है, तो आप धीरे धीरे छोटा करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह का ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ दाईं ओर से बाईं ओर लिखने वाली लिपि का प्रथम संकेत मिलता है वहीं से। और दूसरा कथन है, इस मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोह के सबसे आरंभिक उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो ये तो आप जानते हैं कि लोहे का प्रयोग कब से आरंभ होता है, 600 ईसा पूर्व, जबकि ये जो हमारी सभ्यता कब से, 2600 ईसा पूर्व, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। तो ये 600 ईसा पूर्व, तो यानी लोहे का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल लोहे का नामो निशान ही नहीं था, इसलिए यही हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और लोहे का प्रयोग तो अभी हमने बात की कि लोहे की क्रांति 1000 ईसा पूर्व होती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन यह सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो अब धौलावीरा, सबसे पहले तो उस चीज़ों को देखिए, जैसे कि मैप अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि कई क्वेश्चन मैप से ही डायरेक्टली आते हैं। तो जैसे कि आप भोगवा नदी को जानते हैं, भोगवा नदी कहाँ पर है, तो ये सौराष्ट्र में है, गुजरात में, अभी हमने मैप में देखा। तो ये हमारा सौराष्ट्र यानी गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर ए में मैच हो जाता है, डी का 1। अब हमको देखना है कि धौलावीरा कहाँ पर है।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि धौलावीरा जो है वो कच्छ के रण में पड़ता है। कच्छ का रण का प्लेस तो आप जानते हैं कि कच्छ के रण में आता है भारत के। तो ये खादीर टापू यानी ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाता है। ये मतलब ए का 3 हो जाता है। और राखीगढ़ी जानते हैं कि राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार हरियाणा में, तो ये बी का 2 ही रहेगा। और भिरणाना मतलब भिरणाना जो है वो हरियाणा में ही है, लेकिन इसका एक नाम है प्लेस फतेहाबाद। फतेहाबाद में जो है ये भिरणाना प्लेस पड़ता है। तो इसका हम देख लेते हैं क्या होगा, बी का 2 था, बी का 2, तो बी का 2 यानी हमारा ये वाला गलत हो गया। ए का 3 तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो हमें बालू के बारे में बताना है कि बालू किस मतलब कहाँ पर पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बालू जो है एक सिंधु सभ्यता का एक बहुत ही छोटा पुरातात्विक स्थल है जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मैच हो जाएगा। ऐसे ही मांडा के बारे में तो आप जानते हैं मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इस तरीके से इसकी एक खासियत हम बता सकते हैं। और जो अपना पांडरी है, तो पांडरी के बारे में जानते हैं कि ये गुजरात में पड़ता है। और हुलास बचा हुआ तो डी का 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, डी का 1, डी का 1, तो यानी ये पहला गलत हो जाता है। मांडा बी का 2 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, तो ये सब बातें आप पढ़ सकते हैं जो कि पिछले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमको सुमेलित करना है, तो पहला दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो जैसे कि आप नगरीय ऑप्शन देखेंगे तो पहले तो देखो चारों चीज़ें ध्यान से देखो, फिर उसके बाद में इनको मैच करने की कोशिश करो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पहली नगरीय सभ्यता थी, तो हमारा ऑप्शन ए का मतलब ए का 4 हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से मिला लेते हैं, ए का 4 यहाँ है, ए का फिर यहाँ है, तो यानी ये और ये कट गए। और फिर मध्यकाल, तो मध्यकाल में आप जानते हैं कि जैसा कि जो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था, तो मध्यकालीन युग में कृषि था, मतलब कृषि जो था सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत था। तो राज्य अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित करना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने एक जमींदारी व्यवस्था मतलब जमींदारी स्तर की व्यवस्था बनाई, जिसलिए मध्यकाल को हम जमींदारी से रिलेट कर सकते हैं। तो हमारा डी का 2 हो जाता है। तो पहला भी गलत हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। और ऐसे ही हम बात कर लेते हैं जो ऋग्वैदिक समाज था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक समाज जो था उसमें ग्रामीण सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता मुख्यतः चरागाह यानी पशुपालन पर आधारित थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट मतलब सी का 1 हो जाता है। उत्तर वैदिक समाज में जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व लौह क्रांति हुई, जिससे कि धीरे धीरे कृषि का विकास होने लगा और साथ साथ में धान की रोपाई चालू हो गई थी। तो इस समय कृषक बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा था, कृषि बढ़ रही थी, तो इसलिए बी का 2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर तो हमारा डी तो राइट ही है। तो हम इसके बारे में समझ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये वही बातें सारी लिखी हुई हैं घुमा फिरा के। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं था। चंदहुदड़ो, जैसा कि आप चंदहुदड़ो, कोटतीजी, इन सब के बारे में जानते हैं। देसलपुर के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन देसलपुर के बारे में जान लीजिए कि वो भी वहाँ का था। क्योंकि जहाँ अब अगर आप साहगौर की बात करते हैं, तो साहगौर में अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो साहगौर है ये हड़प्पा स्थल का मतलब हड़प्पा का स्थल नहीं था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। देख लीजिए ये सब IAS वाईएस क्या आए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। बस एक आधा भले छूट जाए कि प्रीवियस ईयर ना हो, सारे प्रीवियस ईयर हैं, बस इसमें लिखा नहीं है क्योंकि समय के साथ ये लोग पता नहीं क्यों नहीं लिखते हैं। तो चलते हैं अगले, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम वैदिक काल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि ये भी देखिए आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिंद यानी भारत, जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम सबसे किसने किया था। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।